हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैंने एक लेटर डाला था जो मैंने अपनी एसोसिएशन की ओर से जनरल सेक्रेटरी की हैसियत में माननीय प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, डिफेंस सेक्रेटरी साहब को और जो डीएसडब्ल्यू के जो जॉइंट सेक्रेटरी उनको पत्र लिखा था और आज मैंने उसका वीडियो बना करके यहाँ भी डाल दिया था। साथ में आपको यही बताना चाहूँगा कि 20 तारीख को हमारे दो केस हैं। एक तो ओआरओपी की एरियर पर सुनवाई होगी और दूसरा आपका जो टेबल नंबर 8 है, जो एक्स का 6200 वाला केस है। हमारे कुछ एयरफोर्स के पेंशनरों ने थ्रू आउट इंडिया से माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया है। उसकी भी एक्सेप्टेंस की तारीख है, वो भी है, और शायद मैंने सुना है कि शायद उसी दिन हमारा जो एमएसपी का केस है वो भी है। तो मैंने यह 4 कटआउट्स लगा रखे हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। अब उससे पहले मैं आपको और भी बातें बताना चाहता हूं। पहला तो यह है, मैं एमएसपी के बारे में ही ले लेता हूं। ये राजा मित्रा जी लिखते हैं, बड़ी ही विचित्र बात है कि 1/1/2016 से पहले वालों के लिए आप 62 से नहीं दोगे, क्यों? कॉन्सेप्ट 1/1/2016 को आया था और ये डीएसडब्ल्यू ने पीसीडीए को सीजीडीए के माध्यम से निर्देश दिए थे। तो ये राजा मित्रा जी कहते हैं कि मैं तो 2010 में आया था। कहते आई वॉज बीइंग पेड एज पर माई ग्रेड पे 6200 विच इज शोन इन माई ईपीपीओ पोस्ट 7 CPC एज माई डिप्लोमा इज रिकॉग्नाइज बाई AICTE। नाउ आई फियर फॉर फ्यूचर रिकवरी ऑफ lakhs of rupees as I have been paid arrears as per table number 7 since I retired in 2010। अब इनके बाद सबड़ी समस्या खत्म हो गई, क्योंकि जो 7 CPC था उसमें 2 प्रकार की पेंशन के ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था उसमें नंबर 2 कि आपकी जो पेंशन है ओआरओपी की उसको 2.57 से मल्टीप्लाई कर लो। दूसरा ऑप्शन नंबर 1 ये था कि उसमें कंकॉर्डेंस टेबल निकाली हुई थी, उसमें नोशनल मैक्सिमम निकाला जाना था और उसमें इन्होंने 6200 के हिसाब से, एक्स पे 6200 के हिसाब से उनका कैलकुलेशन किया था। यदि ओआरओपी का 2.57 से बेनिफिशियल था तो ये रहना था, और यदि ऑप्शन नंबर 1 बेनिफिशियल था तो वो रहना था। तो इनको ऑप्शन नंबर 1 से फायदा था, इसलिए 2010 से ये थे तो इनको उससे फायदा मिला हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि ये 2010 में रिटायर हुए हैं, इन पर कौन सी टेबल लागू होगी, जब भाई आपने ऑलरेडी ही इसको लागू कर रखा है प्री 2016 के लिए, एक 2016 के पहले वालों के लिए, प्री 2016 वालों के लिए। तो ये कहाँ जरूरत पड़ गई थी कि फालतू का एक क्लैरिफिकेशन देते हो और ये सारी एनोमली क्रिएट करा देते हो और उसमें 8 में डाल देते हो आप 2016। राजा मित्रा जी, आपको मैं बताना चाहूँगा, आपका एक भी पैसा रिकवर नहीं होगा, आपको 6200 ही मिलेगा। ये उसको कम नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। जो आपको पेंशन मिल रही है वही है। और आपका यदि इन्होंने कहते हैं ये आई हैव बीन पेड एरियर्स एज पर टेबल नंबर 7, और मेरे को जो एरियर मिले वो टेबल नंबर 7 के अनुसार मिले हुए हैं। हाँ, क्योंकि आप उससे 2016 से पहले थे तो ये इसको लागू करेंगे, लेकिन 6200 आपको पहले मिला हुआ है और 6200 ही आपका बनता है, और ये ऐसे नहीं देंगे तो ये कोर्ट में जा करके मिलेंगे। दूसरे हैं होशियार सिंह मेहरा। सर, जवाब नहीं मिलने से लगता है कि सरकार एक्स सर्विसमैनों के ग्रुप द्वारा भेजे लेटर पढ़कर डस्टबिन में डाल रही है। मैंने ये जानबूझ करके होशियार सिंह साहब का ये कमेंट लिया था। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इतनी मेहनत करने के बाद, इनको एक एक चीज बताने के बाद भी लेटरों का जवाब नहीं आता है, कोई अमेंडमेंट नहीं होता है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, तो हम तो यही जानते हैं कि हमारे लेटर ये डस्टबिन में फेंक रहे हैं। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी ने भी एजिटेशन करके, संघर्ष करके किसी को कुछ नहीं मिला है। जो कुछ मिला है कोर्ट से मिला है, केवल एक ओआरओपी 2015 में छोड़कर।
और वो भी एजिटेशन से नहीं मिली थी। एजिटेशन की ऐसी अवस्था पहुंच गई थी जहां हमारे आमरण अनशन पर जवान बैठ गए थे, हालत ख़राब हो गई थी। उस समय भी एक पॉलिटिकल डिसीजन था कि यदि इनको कुछ हो गया तो भाजपा बुरी तरह बदनाम हो जाएगी, इनको दीजिए, इसलिए वो OROP का नोटिफिकेशन आया था। नरेश कुमार शर्मा OROP में आज तक वही ढाक के 3 पात। भाई नरेश शर्मा जी, आपने बड़े कमाल की बात कही है, ये बिल्कुल सही बात है। ये कितना ही एजिटेशन कर लें, कितना ही हल्ला मचा लें, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने कहा था कुछ केस ऐसे हैं वो सेवर कोर्ट से सुलझेंगे, और बताऊंगा कि अभी तक इन लोगों ने क्या किया है वो भी बताऊंगा। और इसलिए जो एक्स ग्रुप वाले हैं 6200 वाले जिनको नहीं दिया है वो कोर्ट में जा चुके हैं, और 631 सर्कुलर जो ऑनरेरी नायब सर का उनको भी कोर्ट में जाना चाहिए। और किसको जाना चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। ऋषिकेश के हरि कृष्णन के 2000 साल पहले रिटायर्ड सिपाहियों को भी MACP मिलना चाहिए। हरि कृष्ण जी मिलना चाहिए, और मिले या नहीं मिले इनमें बड़ा फ़र्क है सर। आप जो सोच करके बैठे हो कि हमारा एजिटेशन हो रहा है और इस एजिटेशन से कोई सरकार झुक जाएगी, क्योंकि MACP तो आपको मिलना ही चाहिए, तभी OROP पूरी होती है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया है। और मैं आपको बता देता हूं, यदि आप में दम है तो सरकार मतलब आप मिल करके कोर्ट में केस करें कि जो MACP है, यानी 2018 की फिगर है MACP के साथ है और सिपाही के साथ लगी है, तो वही फिगर उनको पहले वालों को मिलना चाहिए, तब तो ये मिलेगा। अदरवाइज ये आपको कुछ भी देने नहीं जा रहे हैं। और है इन एजिटेशनों की बात, वो आपका धर्म बनता है, आपका काम बनता है कि आप एजिटेशन करें, सरकार का ध्यान आकर्षित करें, लेकिन सरकार इतनी ढीठ हो चुकी है कि इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो एजिटेशन एक तो 12 तारीख को हुआ था, होकर के चला गया। उन्होंने ही अपने 15 अंकों का जो क्या नाम है 15 पॉइंटों का एक ज्ञापन दे दिया है। और जो ये अभी जंतर अंतर पर चला हुआ है एजिटेशन, इन्होंने भी दिया होगा। अभी तक तो हमारे पास कुछ इनका ऐसा आया नहीं है इन्हें क्या दिया है, लेकिन हम हो सकता है इन्हें दिया हो। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन ज्ञापन किसी भी सैनिक संगठन की ओर से जो जंतर मंतर पर लीड कर रहे हैं उनकी ओर से नहीं गया है। केवल एक 12 तारीख वाले का गया है, और उसमें भी कुछ कमियां हैं, बताएंगे हम बाद में, उसको भी ठीक करके कराएंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हमने इनको बहुत कुछ दे रखा है। व्यक्तिगत जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपनी अपनी ओर से काफ़ी अच्छे अच्छे ज्ञापन सरकार को दे रखे हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि जब ज्ञापन गया ही नहीं है, ऐसा कोई जैसे भारत सरकार बात करे, तो हम पूछना चाहेंगे कि क्या किसी भी संगठन ने MACP का मुद्दा उठाया है? MACP तो OROP का भाग है, उसका तो मुद्दा उठना चाहिए, क्योंकि जो 2018 में जो MACP सिपाही 2 आ रहा है, उस तो पुराने वाले MACP सिपाही को जाना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो हवलदारी की पेंशन ले रहा है, साथ में सिपाही की पेंशन सिपाही को जाएगी, चाहे उसके साथ MACP लगा हुआ है या नहीं। किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, हम उसको उठा रहे हैं। क्या किसी ने एक्स ग्रुप के कॉन्सेप्ट का पर्दाफाश किया है? ये तो किसी के बस की बात थी ही नहीं। 62 का एक्स ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, ना तो किसी ने पढ़ा है और ना किसी उठाया, कि इसका भी हमने पर्दाफाश करके लेटर भारत सरकार को भेज दिया है। क्या किसी ने ऑनरेरी नायब सूबेदार का मुद्दा उठाया है? बस सिंपली ये मेंशन किया है कि 631 को लागू नहीं किया है, और कोई लेना देना नहीं है कि उनका कितना पैसा बनता है कितना नहीं बनता है, किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। ऑनरेरी कैप्टन लेफ्टिनेंट की बढ़ोतरी कैसे होगी, इसका कोई भी आधारशिला किसी ने नहीं बताया है। क्या किसी भी JCO नायब सूबेदार का ध्यान गया है कि 7 वेतन आयोग में नायब सूबेदार का फिक्सेशन कम हुआ है? किसी का नहीं गया। जो नायब सूबेदार का जो 4200 का ग्रुप है वो 35,400 पर रखा हुआ है, वो कम से कम 40,000 से बिगनिंग होनी चाहिए थी। ये तो किसी के पल्ले पड़ेगा ही नहीं। क्या किसी ने ये बताया है कि मिनिमम फैक्टर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 7 CPC का, जो ग्रेड स्टार्टिंग होते हैं वो PBOR का, JCOR का और ऑफिसर्स का लगभग समान है, तो फिर ऑफिसर्स को पेंशन की बढ़ोतरी कैसे हो जाती है और हमारे JCOR को क्यों नहीं होती है? एक और कमाल की चीज़ हो रही है। मैं एक कहानी किसी के माध्यम से बताऊंगा। एक जाट था, अब यूँ मत कहना भाई जाट, मैं भी जाटी हूँ। तो उसके भैंस के 3 थन थे। लोगों ने बोला भाई तुम्हारी भैंस के 3 थन हैं। जाट नहीं माना, बोले 4 थन हैं। 2 आदमी आए, बोले नहीं 4 हैं। 5 हो गए, पूरा गांव आ गया। पूरा गांव आने के बाद बोले भाई अब तो जाट मान जा, इसको भैंस के 3 थन हैं। अरे बोल मेरी भैंस के तो 4 थने, मानूंगा तब ना, समझे? तो वही बात भैया 2.81 पे हो रही है।
बड़ा स्पष्ट हो चुका है 2.81 का कोई लेना देना नहीं है। ये कहां से निकल करके आया ये भी बता दिया गया। लेकिन कल मैंने एक वीडियो देखा था और वो जो रिपोर्टर था और जो इंटरव्यू दे रहा था बोला चाहे कुछ भी हो जाए 2.81 को नहीं छोड़ना है, 2.1 हमारा मुद्दा है। ठीक है भाई, तुम्हारा मुद्दा है, रखो इस मुद्दे को, हमें कोई परेशानी नहीं फैलती है, लेकिन कोई इज्जत नहीं बिगड़ जाती है कि सही बात को मान लेने के लिए। और अजीब व गरीब चीज ये हुई है, मैं इस पर जोर देना चाहूंगा कि जब ओआरओपी का मुद्दा आया था उस समय अफसरों से लेकर के जेसीओ जवानों तक सभी यही चिल्लाते रहे कि 1973 में हमारी 75% पेंशन थी, उसको 50% कर दिया गया, इसलिए हमें ओआरओपी दो। ये उस समय मुद्दा था हर घर, और आज भी उसी को। और अब उल्टा बात हो गया, ओआरओपी मिल गई तो 75% आ गया। भाई ये 75% कहां से आ गया? जब 33% का हिसाब किताब था तो उस समय वेटेज दिया गया था 2013 में, और वेटेज भी दो। मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, मतलब कोई भी आदमी जो छोटी सी बुद्धि का है, क्या तुम तीन चीज मिलाओगे, वेटेज भी आप लोगे, 75% भी आप लोगे, फिर ओआरओपी भी आप लोगे। जब 75% आप लोगे और उसके लिए आपने ओआरओपी ले लिया, फिर तो ओआरओपी को ले लेंगे ये वापस। आप ले लो 75%, फिर कितनी पेंशन बनेगी आपकी कैलकुलेट करके कर लेना, 15-15 हज़ार पेंशन जो सीओजी कम हो जाएगी। और रही वेटेज की बात, वेटेज में 28 साल जिसकी सर्विस होगी जेसीओ की, उसको तो पूरी पेंशन मिल जाएगी, उससे कम पेंशन होगी उसकी पेंशन कट जाएगी, और 20 साल से नीचे जो भी जेसी होंगे उनको सबको नुकसान हो जाएगा। कैलकुलेशन नहीं आते हैं तो फालतू बातें नहीं करें। इसकी जो एनो मरीज हैं वो दूसरे प्रकार की हैं। हमने बात बता दिया कि इनका मिनिमम मैक्सिमम प्रॉपर नहीं लिया गया है, लापरवाही से लिया गया है, इसलिए ओआरओपी की टेबलें ये कमज़ोर हो रही हैं। अब इसको मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।